हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रिलिमिनरी सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 122 है। 121 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग की पहचान कीजिए। 3 मार्च राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस। देखिए, इसमें से कुछ दिवस का नाम दिया गया है कि वो कब मनाया जाता है। इसमें आपको गलत युग्म बताना है। देखिए, 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सही है। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। और 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस, न कि अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस। ठीक है, तो 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। तो ये जो है कि आपका गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन निम्न में से कहाँ नहीं पाए जाते हैं? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, भारत, मध्य अमेरिका, दक्षिण चीन। पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में भी, भारत में भी पाए जाते हैं, मध्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण चीन में जो है कि नहीं पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो दक्षिण चीन में कौन से वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस, वेस्ट मिडलैंड्स वर्मिंघम, टूला रूस। इसमें से आपको सही सुमेलित नहीं है कौन सा, ये बताना है। देखिए, एड्रियाटिक सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है, न कि रोम को। रोम को क्या कहा जाता है? तो रोम को जो कि 7 पहाड़ियों का नगर या 7 पर्वतों का नगर के नाम से जाना जाता है रोम को। तो ये पहला ही आपका सुमेलित नहीं है। लोरेन कोयला क्षेत्र ये फ्रांस में है, वेस्ट मिडलैंड्स ये वर्मिंघम में है, और टूला जो है कि ये रूस में है। बट एड्रियाटिक सागर की रानी किसको कहा जाता है? ये कहाँ पे? तो ये जो है कि इटली के वेनिस शहर को जो है कि कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों का गलत युग्म बताइए। उमरसार गुजरात, बाहुर पांडिचेरी, नीचाहोम जम्मू कश्मीर, कालाकोट राजस्थान। देखिए, कुछ कोयले के उत्पादक क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और ये कहाँ पे हैं, इसके बारे में जो है कि आपको गलत युग्म बताना है। देखिए, उमरसार कोयला क्षेत्र, कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये आपको गुजरात में है। बाहुर कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये पांडिचेरी में है। नीचाहोम कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। और कालाकोट ये जो है कि राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में ये स्थित है कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित क्लासिकल लेखकों में किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को लौट डाला था? हेरोडोटस, टालेमी, प्लूटार्क, प्लिनी। देखिए, ये किसने, कौन सा क्लासिकल लेखक है जिसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को लौट डाला? तो किसने कहा था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है ना कि संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। और ये जो प्लूटार्क थे, इन्होंने ये कहा था कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को लौट डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो किसने कहा था? तो ये प्लूटार्क ने कहा था। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? विद्याधर, जयचंद्र,
पृथ्वीराज चौहान भीम द्वितीय। पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय नरेशों में से किसने जो है कि सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? किसने किया था? तो देखिए, मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण था बघेल के राजा भीम द्वितीय की राजधानी कहाँ पे? तो अनिहल वाड मतलब कि पाटन पर हुआ था। ठीक है, देखिए राजा भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में राजा भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को भयंकर पराजित किया। ठीक है, और अपने देश से बाहर खदेड़ दिया इसको। ठीक है, इसके पश्चात जो है कि 20 सालों तक जो है कि गुजरात पर आक्रमण नहीं किया, और ये जो है कि मोहम्मद गोरी का प्रथम पराजय थी। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, भीम द्वितीय। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था सशस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को सशस्त्र रखने की अनुमति देना, प्रशासनिक सेवाएं परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उनमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, देशी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था, और जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। देखिए, बात की जा रही है भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल के उद्देश्य के हिसाब से। ठीक है, तो जो ये इल्बर्ट बिल था, ठीक है, ये जो है कि 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने एक विधेयक का प्रस्ताव किया, उसे ही क्या कहा गया? तो ये जो कि इल्बर्ट बिल कहा गया। देखिए, इसमें यह था कि जो यूरोपीय लोग थे, जो यूरोपीय अपराधी थे, उनकी सुनवाई जो है कि कौन करता था? तो केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे, न कि भारतीय न्यायाधीश। तो इस बिल में यही था कि जो यूरोपीय अपराधी हैं उनका भी सुनवाई जो है कि कौन करेगा? तो भारतीय न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कि जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था कि भारतीय तथा यूरोपीय दोनों को बराबरी पर रोकना था। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये था आपका 10 लाख व्यक्ति के हिसाब से था, इसके अनुपात में था। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन जो है कि 1946 में भारत आया था, और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख प्रति व्यक्ति। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। देखिए, भारतीय संविधान सभा का जो गठन था वो किया गया था, ये किया गया था आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ये सी ऑप्शन आपका सही है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे सी राजगोपालचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, कौन थे? तो देखिए, 24 अगस्त 1946 को 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। ठीक है, और इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी, और वायसराय जो है कि इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? प्रकाशन संबंधित व्यक्ति, युगांतर, बाल गंगाधर तिलक,
यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित है। युगांतर की हम बात करें तो युगांतर जो है कि ये बरिंद्र कुमार घोष के सुझाव पर श्री अरविंद घोष ने युगांतर पत्रिका शुरू करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, जो कि खुले विद्रोह और ब्रिटिश शासन के पूर्ण इनकार का प्रचार करने के लिए थी। तो ये जो है कि बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, ये जो है कि कौन थे, तो ये बरिंद्र कुमार घोष के सुझाव पर श्री अरविंद घोष ने जो है कि युगांतर पत्रिका शुरू करने के लिए जो है कि सहमति दी थी। यंग इंडिया इसको शुरू करने के लिए महात्मा गांधी, और न्यू इंडिया इन्होंने एनी बेसेंट। तो इसमें गलत कौन सा है, आपका सुमेलित नहीं है पहला वाला, और सुमेलित कौन सा है, दूसरा और तीसरा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, केवल 2 और 3। व्यपगत का सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड विलियम वेटिंग द्वारा पहली बार व्यपगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीकी का सामना किया गया था। दूसरा है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारियों को गोद लेने का अधिकार नहीं था। देखिए बात की जा रही है व्यपगत का सिद्धांत के बारे में। देखिए व्यपगत का सिद्धांत बोल सकते हैं या फिर हड़प नीति बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो है कि लॉर्ड विलियम वेटिंग के द्वारा नहीं पहली बार ये किया गया था, ये जो है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है कि पहली बार व्यपगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीकी का सामना किया गया था। तो ये जो कि लॉर्ड विलियम वेटिंग नहीं है, कौन है, तो ये है लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है। तो पहला जो है कि आपका ऐसे ही गलत है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारियों को गोद लेने का अधिकार नहीं था। देखिए जो हड़प नीति थी ना, लॉर्ड ये जो है कि डलहौजी द्वारा ये लाई गई थी, इसमें क्या था कि अगर कोई भी मतलब वो है क्षेत्र है, ठीक है, और उसका कोई राजा है, कोई शासक है, अगर वो निसंतान है तो क्या किया जाता था कि जो निसंतान था तो उसका जो क्षेत्र था हड़प लिया जाता। तो हड़प नीति यही थी कि अगर उसका वारिस नहीं है, वो बिना बच्चे का है, तो ऐसा नहीं था कि वो दूसरे की गोद में लेकर के, दूसरे के बच्चे को गोद लेकर के वो अपना जो है कि चलाता रहे, ठीक है, ऐसा नहीं था। वो जो है कि अगर वो निसंतान है तो ये जो है कि हड़प नीति के अंतर्गत जो है कि इन सब क्षेत्रों को जो है कि ब्रिटिश क्षेत्रों में मिला लिया जाता था, ठीक है। तो ये आपका सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, केवल 2 सही है। ब्रू जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस जनजाति को त्रिपुरा में रियांग नाम से जाना जाता है। इस जनजाति के सदस्य त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा असम तथा मणिपुर में भी निवास करते हैं। ब्रू रियांग जनजाति मुख्य रूप से 2 बड़े गुटों मेस्का और मोलसोई में विभाजित है। देखिए बात की जा रही है ब्रू जनजाति के बारे में, ठीक है। जो ये जनजाति है, ये जो है कि त्रिपुरा में रियांग के नाम से इसको जाना जाता है, ब्रू जनजाति को। और इस जनजाति की जो सदस्य हैं वो त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा असम में भी और मणिपुर में भी निवास करते हैं, ठीक है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और ब्रू रियांग जनजाति मुख्य रूप से 2 बड़े गुट मतलब मेस्का और मोलसोई में विभाजित है। ये तीनों सही है। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होती है तो उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। दूसरा कि ये तरंगे द्रव्य माध्यम में ही उत्पन्न होती है। देखिए बात की जा रही है अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे के बारे में बात की जा रही है। तो जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो प्रकाश की तरंगे, जलीय तरंगे, भूकंप से उत्पन्न एस तरंगे, ये सब सारी जो है कि अनुप्रस्थ तरंगे। और ये तरंगे जो है कि द्रव्य माध्यम में ही उत्पन्न होती है। देखिए ये तरंगे जो है ना ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होती है और इन तरंगों का संचरण जो कि शीर्ष एवं गर्भ के रूप में होता है, ठीक है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इसमें हो जाएगा केवल 1 सही है। समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। वस्तु समतल दर्पण से जितनी दूर होती है, समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब उतना ही पास बनता है।
समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के बराबर काल्पनिक पार्श्व स्थिति में यह उल्टा होता है। देखिए, समतल दर्पण से निर्मित जो प्रतिबिंब होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्मित होता है, ठीक है, वो जो है कि आपका वस्तु समतल दर्पण में जितनी दूर होती है, समतल दर्पण में उतना ही उसका प्रतिबिंब जो है कि दूर बनता है, ना कि पास बनता है। तो ये आपका गलत है। दूसरा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के बराबर काल्पनिक पार्श्व स्थित में यह उल्टा होता है। यह आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसमें हो जाएगा केवल 2 सही है। ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। फतुह उस सलातीन फिरोज शाह तुगलक, फतुहात ए फिरोज शाही इसामी, तारीख ए फिरोज शाही अमीर खुसरो, खजाइन उल फतुह वर्नी। देखिए, इसमें फतुह उस सलातीन ये किसकी रचना है? तो ये है रचना इसामी की। फतुहात ए फिरोज शाही ये किसकी रचना है? तो ये जो है कि फिरोज शाह तुगलक की है। और तारीख ए फिरोज शाही ये किसकी रचना है? तो ये जो है कि जियाउद्दीन बर्नी की है। और खजाइन उल फतुह ये जो है कि अमीर खुसरो की है। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 4 3। 2 1 4 3 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 2 1 4 3। सारगेसो सागर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तरी अंध महासागर का भाग है जहां शांत जल रहता है एवं सागरीय घास पाई जाती है। यह एक बड़ा समुद्र है। इस सागर में लवणता कम पाई जाती है और निम्न वायुदाब पाए जाने के कारण। देखिए, बात की जा रही है सारगेसो सागर के संबंध में। ठीक है। जो सारगेसो सागर है, ठीक है, ये जो है कि आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये जो है कि 20 डिग्री से लेकर के आपका 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री जो है कि आपका पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। और यहाँ का जो जल होता है ना वो स्थिर रहता है। देखिए, सारगेसम घास की बहुलता के कारण जो है कि इसे सारगेसो सागर कहा जाता है। और यहाँ पे उच्च तापमान तथा अधिक वाष्पीकरण के कारण जो है कि यहाँ उच्च लवणता भी पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन कि यह उत्तरी अंध महासागर का एक भाग है जहाँ शांत जल रहता है एवं सागरीय घास भी पाई जाती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में संवैधानिक विशेषताएं दिया गया है और सूची 2 में स्रोत दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें विधि का शासन की, ठीक है, तो विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका ब्रिटिश संविधान से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। समवर्ती सूची की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया है। ठीक है। और आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन के बारे में बात करें हम तो ये लिया गया है आपका जर्मनी के संविधान से। तो ये हो जाएगा आपका 4321। 4321 कौन सा है? 4321 है आपका ये दूसरा, ये फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन की 4321। घाटियों या देश का गलत युग्म बताइए। हुंजा घाटी गिलगित बाल्टिस्तान, कापर्टी घाटी न्यू साउथ वेल्स, रैबिट घाटी कोलोराडो, सेक्रेड घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका। हुंजा घाटी ये जो है कि आपका गिलगित बाल्टिस्तान में है। ठीक है। कापर्टी घाटी ये न्यू साउथ वेल्स में है। रैबिट घाटी ये जो है कि कोलोराडो में है। और सेक्रेड घाटी की हम बात करें तो ये यूएसए में नहीं है। ये कहाँ पे है? तो ये पेरू में है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित स्मारकों का सही काल क्रमानुसार नीचे दिए गए कूट से चुनिए। 2.5 दिन का झोपड़ा, दीन पनाह, बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा। देखिए, कुछ स्मारकों का नाम दिया गया है, उसमें से सही जो है कि कालानुक्रम चुनना है आपको। 2.5 दिन की झोपड़ा की बात हम करें, 2.5 दिन की झोपड़ा तो ये जो है कि 1194 ईस्वी में जो है कि मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। दीन पनाह की बात करें हम तो इसका निर्माण जो है कि 1530 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा किया गया था। बुलंद दरवाजा की बात करें हम तो ये जो है कि अकबर के द्वारा करवाया गया था
1571 ईस्वी में, और अलाई दरवाजा की हम बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था 1311 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें कौन आएगा पहले? तो पहले आएगा आपका ये 1194, पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो दूसरे नंबर पे आएगा आपका ये अलाई दरवाजा 1311 है, और तीसरे नंबर पे आएगा ये, और चौथे नंबर पे आएगा ये। तो इसमें ये हो जाएगा 1423। 1423 कौन सा है ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि शुद्ध साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, शैव, जैन, वैष्णव। शुद्ध साहित्य ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कूली बांध स्थित है कोलंबिया नदी पर, नीपर नदी पर, टेनेसी नदी पर, मिसिसिपी नदी पे। देखिए विश्व प्रसिद्ध जो एक ग्रांड कूली बांध है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, किस नदी पे सिचुएटेड है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।